अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि ज़िदनी इल्मा अल्लाहुम्मा अरिनल हक़्क़ हक़्क़न वरज़ुक़ना इत्तिबाअह व अरिनल बातिला बातिलन वरज़ुक़ना इज्तिनाबह आमीन या रब्बल आलमीन। अल्लाहुम्मा तहिर क़ुलूबना मिनन निफ़ाक़ व अअमालना मिनर रिया व अलसिनतना मिनल कज़िब व अअयुनना मिनल ख़ियाना फ़इन्नका तअलमु ख़ाइनतल अअयुनि व मा तुख़फ़िस सुदूर आमीन या रब्बल आलमीन। बच्चे, कल हम लोगों ने एक टॉपिक पढ़ना शुरू किया था कि टैक्स ईयर को चेंज भी किया जा सकता है या नहीं किया जा सकता। तो टॉपिक हमारा मुकम्मल नहीं हुआ था टाइम की वजह से, तो मैंने आपके साथ इसका पूरा फ्लो डिस्कस तो कर दिया था, बट आज हम लोग इंशाल्लाह ट्राई करेंगे इसको पूरा फुल प्रोड्यूस करने की, ताकि हमारे लिए एग्जाम में किसी तरह की कोई दिक्कत ना हो, हमें पता चल जाए कि कैसे क्वेश्चन को अटेम्प्ट करें। तो बच्चे, हम लोगों ने पढ़ना शुरू किया था कि अगर कोई पर्सन चाहता है कि उसका टैक्स ईयर चेंज हो जाए, उसे इन राइटिंग एप्लीकेशन लिखना होगी। अगर एक पर्सन अपना टैक्स ईयर चेंज करवाना चाहेगा, वो एप्लीकेशन कमिश्नर को लिखेगा, और अगर ग्रुप ऑफ पर्संस हुए तो एफपीआर के पास इन राइटिंग लिखेंगे और कहेंगे कि हम अपना टैक्स ईयर चेंज करवाना चाहते हैं नॉर्मल से स्पेशल में, या स्पेशल से नॉर्मल में, या किसी एक स्पेशल से किसी दूसरे स्पेशल में। ठीक हो गया। इसके बाद हमने फ्लो में पढ़ा था कि कमिश्नर हो सकता है इन्हें परमिशन ग्रांट कर दे, और जब वो ग्रांट करेगा परमिशन तो साथ कोई कंडीशन भी इंपोज कर सकता है, लेकिन वो ग्रांट परमिशन तभी करेगा अगर पर्सन उसको कोई ना कोई कंपेलिंग नीड शो करेगा। तो हम ये बात लिखते हैं, द कमिश्नर shall grant permission subject to condition। कमिश्नर क्या करेगा? ग्रांट करेगा परमिशन सब्जेक्ट टू कंडीशन। अब ये जरूरी नहीं है कि कंडीशन हर केस में हो। अगर हम चाहते हैं कि कंडीशन के बारे में हम कह दें कि कंडीशन जब होगी तब वो मेंशन कर देगा, जरूरी नहीं है हर केस में हो, तो हम इफ एनी बोल देंगे। ठीक है। अच्छा, कब परमिशन देगा? ओनली, सिर्फ और सिर्फ तब देगा इफ the person has shown a compelling need। ये सिर्फ परमिशन आपको तब मिलेगी अगर आप कोई अपनी अशद जरूरत या रीजन बताएंगे, तभी आपको ये इजाजत मिलने वाली है, अदरवाइज ये इजाजत आपको नहीं मिलने वाली। तो हमने क्या बात पढ़ी, याद हो गई? द कमिश्नर शैल ग्रांट परमिशन सब्जेक्ट टू कंडीशन इफ एनी। अगर कोई कंडीशन लगाना चाहे तो वो लगा सकता है, ओनली इफ द पर्सन इफ द पर्सन हैज शोन अ कंपेलिंग। रिपीट करें ताकि ये सेंटेंस आपको याद हो जाए। जी, इन राइटिंग आपने बताना होता है। जब आप एप्लीकेशन लिखते हैं ना, एप्लीकेशन में ही आप इन राइटिंग बताएंगे ये जरूरत है जिसकी वजह से हम अपना टैक्स ईयर चेंज करना चाहते हैं। अच्छा, कमिश्नर अगर आपसे कोई और फर्दर इंफॉर्मेशन लेना चाहते हैं तो हम ये लिखते हैं एप्लीकेशन में, प्लीज फील फ्री टू कॉन्टेक्ट इफ यू वांट एनी टाइप ऑफ इंफॉर्मेशन, और फर्दर इंफॉर्मेशन आप चाहते हैं
तो हम आपको किसी भी तरह की इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करने के लिए रिस्पॉन्सिबल है। ठीक हो गया? तो अब क्या, कमिश्नर शैल ग्रांट परमिशन सब्जेक्ट टू कंडीशन, या सब्जेक्ट टू एनी कंडीशन भी हो सकती है। सब्जेक्ट टू कंडीशन इफ एनी, ओनली इफ द पर्सन हैज शोन अ कंपेलिंग नीड। अगर पर्सन कंपेलिंग नीड शो करेगा तभी परमिशन मिलने वाली है, अदरवाइज परमिशन नहीं मिलने वाली। एक और केस मैंने आपके साथ डिस्कस किया था, हो सकता है वो आपकी एप्लीकेशन को क्या कर डाले, रिजेक्ट कर दे। तो अगर रिजेक्ट करेगा तो फिर दो बातें, फर्स्ट वन, प्रोवाइड एन अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड, और सेकेंडली वो रीजन ऑफ रिजेक्शन भी प्रोवाइड करेगा। ठीक हो गया ना, ये दो बातें याद है? अच्छा, अब इसके बाद ये हो गया नाराज। अगर ये नाराज हो गया तो क्या ये रिव्यू एप्लीकेशन नजर सानी की दरखास्त कर सकता है? बिल्कुल कर सकता है। किसको करेगा? और एफबीआर का फैसला फाइनल होगा फिर उसके बाद। बात क्लियर हो गई? तो हम क्या कहेंगे, कमिश्नर क्या कर सकता है? कमिश्नर हमेशा रिजेक्ट करेगा। जी बच्चे, ब्लैक कलर से लिखते हैं और हाँ ये डार्क ही है। चलिए जी, अब नजर आ रहा है? इफ द कमिश्नर वॉन्ट्स, चाहता है, टू रिजेक्ट, के वो रिजेक्ट कर दे द एप्लीकेशन देन कमिश्नर प्रोवाइड करेगा एक अपॉर्चुनिटी कि वो आपकी बात को सुन सके, और इसके साथ ही साथ वो जब भी एक रिजेक्शन लेटर लिखता है, ऐसा नहीं है रिजेक्शन करेगा, रिजेक्शन करने के बाद वॉइस नोट भेज देगा या पोस्ट लगा देगा, जैसे हमने कल भी बात डिस्कस की, वो एक लेटर इशू करता है जिसे हम कहते हैं रिजेक्शन लेटर, एंड मे रिकॉर्ड द रीजन ऑफ रिजेक्शन। लिखेगा क्यों उसने आपकी एप्लीकेशन को रिजेक्ट किया। इतनी बात क्लियर है? रिपीट करते हैं जी जैन साहब। रिजेक्ट करने से पहले उसको बुलाएगा या सोचली अभी रिजेक्ट करना है? वो पहले रिजेक्ट करेगा, रिजेक्ट करने के बाद वो कहेगा कि भाई अगर आपको कोई प्रॉब्लम है तो आपको मैं एक अपॉर्चुनिटी देता हूं, आप मुझे अपनी बात समझा भी सकते हो। वीडियो में रिकॉर्ड करेगा? किस में? वीडियो या रिटन फॉर्म में रिकॉर्ड करेगा? वीडियो में। टेक्नोलॉजी यूज करेगा? टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल है, लेकिन यहाँ पे वीडियो की बात तो नहीं होगी ना। जैसे फॉर एग्जांपल वो एप्लीकेशन लिख रहा है, आप दरखास्त लेके गए प्रिंसिपल साहब के पास और प्रिंसिपल साहब से कह रहे हैं कि आखिरी अशरे की छुट्टियां दे दें क्योंकि मैंने इत्तकाफ पे बैठना है और बाकी लोगों ने भी बैठना होगा। आप ऐसा करें, पूरे आखिरी अशरे की छुट्टियां दें। आपने ये एप्लीकेशन प्रिंसिपल साहब के नाम लिख दी। अब प्रिंसिपल साहब हो सकता है आपकी इस एप्लीकेशन को मंजूर कर लें या मुस्तरद कर दें। अगर वो मंजूर करेंगे, वो कहेंगे ठीक है तुम्हारी एप्लीकेशन एक्सेप्ट होती है, छुट्टियां दे दी, लेकिन ईद के तीसरे दिन सब लोग यहाँ पे हाजिर हो जाए, कंडीशन लगा दी उन्होंने। अच्छा, ये भी हो सकता है वो आपकी एप्लीकेशन को नामंजूर करें और वो कहें कि भाई आपने अगर बैठना है, आपका मामला है, ये इबादत के मामलात हैं, तो आप करें, आपको कोई नहीं रोकता, लेकिन आप पूरा कॉलेज बंद करवाने पे तुले हुए हैं
ये नहीं हम होने देंगे। आपकी एप्लीकेशन को, दरखास्त को उन्होंने मुस्तरद कर दिया और यहां पे रीजन लिख दी कि आप अगर इत्तकाफ करना चाह रहे हैं, आखिरी अशरे में इबादत करना चाह रहे हैं तो आपके करें, ये आपके इंडिविजुअल मैटर्स है, आप कॉलेज बंद ना करें। आप कहते हैं मुझे एक दफा प्रिंसिपल साहब से मिलने तो दें, मैं उनको कायल कर लूंगा। अब तनवीर साहब से कहते हैं मुझे एक दफा उनसे जरा फेस टू फेस मुलाकात तो करने दें, मैं अपनी बात समझा दूंगा, शायद मैं लिख के नहीं समझा पाया। उन्होंने मुलाकात करवा दी, आप फिर भी कायल नहीं कर पाए। हो सकता है आपने कायल कर लिया तो तब मंजूर हो जाएगी, अगर नहीं कायल कर पाए तो तब भी मुस्तरद हो जाएगी। ठीक हो गया ये। तो जी बच्चे, if the commissioner wants to reject the application, then commissioner may provide an application of being heard. Opportunity provide करेगा, sorry, may provide an opportunity of being heard and may record the reason of rejection. और रिकॉर्ड करेगा क्यों उसने आपकी इस एप्लीकेशन को रिजेक्ट किया। अच्छा, अब क्या होगा इस केस के अंदर? कमिश्नर, अच्छा अब देखें, अगर इफ द पर्सन मे वांट टू फाइल अ रिव्यू एप्लीकेशन, अगर वो रिव्यू एप्लीकेशन फाइल करना चाहता है तो वो किसके सामने करेगा? एफबीआर के सामने। और एफबीआर का डिसीजन क्या हो जाएगा? फाइनल। ये लाइन मैं सबसे एंड पे लिख दूंगा, दोनों के लिए कवर हो जाएगी, जरूरत नहीं है। अब आते हैं हम अगले पॉइंट की तरफ। जी बच्चे, फोर्थ वन पॉइंट। वालेकुम अस्सलाम। इफ द कमिश्नर अब यहां पे क्या, कमिश्नर ने पहले दी इजाजत, उसके बाद क्या करने लगा? विड्रॉ। इफ द कमिश्नर वांट्स टू विड्रॉ, द अप्रूवल, अब किसको वो विड्रॉ कर रहा है? जो पहले उसने अप्रूवल दी हुई थी। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। अगर वो बच्चे विड्रॉ करना चाहता है जो अप्रूवल उसने पहले प्रोवाइड की थी, इफ द कमिश्नर वांट्स टू विड्रॉ द अप्रूवल, ठीक है, वो अप्रूवल को क्या करना चाह रहा है? विड्रॉ करना चाह रहा है। देन द कमिश्नर may provide an opportunity of being heard, वो एक अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करेगा कि आप अपनी बात समझा सको। एंड may record the reason, और वो रीजन लिखेगा ऑफ विड्रॉल के क्यों उसने अपने फैसले को वापस ले लिया। ठीक हो गया। अच्छा, अब ये 3 और 4 के केस में देखें, 4th केस दोबारा देख लें। इफ द कमिश्नर वांट्स टू विड्रॉ, अगर कमिश्नर चाहता है कि वो विड्रॉ कर ले जो उसने पहले अप्रूवल दे रखी है, विड्रॉ द अप्रूवल अर्लियर ग्रांटेड, क्लियर हो गया, ये भी लिख सकते हैं। देन फिर क्या होगा? कमिश्नर मे प्रोवाइड एन अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड, वो आपको एक मौका फराहम करेगा ताकि आप अपनी बात को समझा सके। एंड मे रिकॉर्ड द रीजन ऑफ विड्रॉ। ठीक होगा जी, यहां तक बात क्लियर हो गई। अच्छा, अब कमिश्नर अगर रिव्यू एप्लीकेशन फाइल करना चाहता है, इफ द कमिश्नर मे फाइल अ रिव्यू एप्लीकेशन, तो वो फाइल कर सकता है या नहीं कर सकता है? जी, द पर्सन मे फाइल अ रिव्यू, किसको फाइल करनी है? टू द एफबीआर, एंड द डिसीजन ऑफ द एफबीआर शैल बी फाइनल। डिसीजन किसका?
FBR का डिसीजन क्या समझा जाएगा? The person may file a review application to the FBR and the decision of the FBR shall be फाइनल। FBR का डिसीजन क्या समझा जाएगा बच्चे? फाइनल। तो उसके बाद आप किसी भी कोर्ट में इसको चैलेंज नहीं कर सकेंगे। पूरा प्रोसेस क्लियर हो गया? अब याद करते हैं, रिपीट करते हैं। पहली बात, सबसे पहले नंबर पे हमने क्या पढ़ा था? इफ द पर्सन wants to change his tax year, then he must have to apply to the commissioner in writing to change his tax year from normal to special, special to normal, special to another special. Clear हो गया? The commissioner shall grant the permission subject to conditions, if any, only if the person has shown a compelling need. ये भी बच्चे बात क्लियर? अच्छा, अब कमिश्नर क्या कर सकता है? इफ कमिश्नर वांट्स टू रिजेक्ट द एप्लीकेशन, देन अगर कमिश्नर चाहता है कि वो एप्लीकेशन को रिजेक्ट करे, तो वो फिर पहले उसे क्या देना पड़ेगा? मे प्रोवाइड एन अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड, और अपॉर्चुनिटी देने के बाद भी उसका फैसला नहीं बदला, अब वो एप्लीकेशन पे क्या लिखेगा? रीजन लिखेगा कि क्यों वो इस फैसले को मुस्तरद कर, एंड मे रिकॉर्ड द रीजन ऑफ रिजेक्शन। बात क्लियर हो गई? नेक्स्ट, इफ द कमिश्नर वांट्स टू विड्रॉ द परमिशन जो उसने ग्रांट की थी अर्लियर, देन he may या he shall provide या commissioner provide an opportunity of being heard and record the reason and may record the reason of withdrawal। ये भी बच्चे बात क्लियर है? अच्छा, अब जो पर्सन नाराज हो गया है, अगर वो रिव्यू एप्लीकेशन फाइल करना चाहता है तो किसके सामने करेगा? द कमिश्नर में फाइल अ रिव्यू एप्लीकेशन टू द FBR and the decision of the FBR shall be final। कोई कंफ्यूजन तो नहीं है बच्चे? ऑटम 2022 में ये क्वेश्चन आया होगा, किस अटेम्प्ट में? ऑटम 2022 के अंदर ये क्वेश्चन आ चुका होगा। तो ये मुश्किल बात तो नहीं है, आसानी से कर पाएंगे आप लोग। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बच्चे, अभी तक की जो डिस्कशन थी हमारी, हम क्विकली रिकॉल करते हैं, फिर उसके बाद नेक्स्ट स्टेप में मूव करेंगे। पहली बात जो हमने पढ़ी, हमने पढ़ा टैक्स ईयर 3 टाइप्स के होते हैं। फर्स्ट वन, सेकंड वन, थर्ड वन, ट्रांजिशनल। नॉर्मल को रिकॉल कीजिएगा। नॉर्मल की 3 बातें पढ़ी थी। अ पीरियड ऑफ एंडिंग 30 जून डिनोटेड बाय द इन विच द एंडिंग डेट या इन विच द 30 जून फॉल्स। ये बात क्लियर हो गई बच्चे? 12 माह की मुद्दत। दूसरी बात हमने पढ़ी जिसका आखिरी तारीख 30 जून हो, और इसको डिनोट किया जाएगा उस कैलेंडर ईयर में जिस कैलेंडर ईयर में 30 जून की तारीख आई। ये बात क्लियर हो गई? उसके बाद बच्चे हम लोगों ने दूसरा टैक्स ईयर पढ़ा था, स्पेशल टैक्स ईयर। उसके केस में भी 3 पॉइंट। पहला पॉइंट, अ पीरियड ऑफ 12 मंथ्स एंडिंग ऑन अदर देन 30 जून। शाबाश। और बच्चे थर्ड वन, डिनोशन कैसे दी? कैलेंडर ईयर रेलिवेंट टू द नॉर्मल टैक्स ईयर इन विच द क्लोजिंग डेट ऑफ द स्पेशल टैक्स ईयर फॉल्स। शाबाश, बिल्कुल ठीक हो गया। तो हमने स्पेशल टैक्स ईयर की डेफिनेशन पढ़ी। हमने कहा 12 माह की मुद्दत एंड होगी 30 जून के अलावा, और उसकी पॉसिबिलिटीज मैंने कितनी बताई थी? 11 पॉसिबिलिटीज हो सकती है, क्योंकि एक है नॉर्मल की, बाकी 11 स्पेशल की।
और बच्चे इसको डिनोट किया जाएगा कैलेंडर ईयर से। कैलेंडर ईयर कौन सा? जिसमें 30 जून आएगी, और वो 30 जून नॉर्मल टैक्स ईयर जिसमें स्पेशल टैक्स ईयर फॉल करेगा। ये था। तो डिनोटेड बाय द कैलेंडर ईयर रेलिवेंट टू नॉर्मल टैक्स ईयर इन विच द क्लोजिंग डेट ऑफ द स्पेशल टैक्स ईयर फॉल, या इसको समटाइम ये भी कहा जाता है इन विच द क्लोजिंग डेट ऑफ द सेड टैक्स ईयर फॉल्स। वो सेड टैक्स ईयर यही स्पेशल टैक्स ईयर की बात कर रहे हैं। ठीक होगा जी यहां तक? अब मुझे बताइएगा कोई कंफ्यूजन यहाँ तक। फिर उसके बाद हमने थर्ड वन टॉपिक पढ़ा कि टैक्स ईयर को नॉर्मल से स्पेशल या स्पेशल से नॉर्मल में या स्पेशल से एक और स्पेशल में चेंज किया जा सकता है। उसका क्या प्रोसीजर है वो भी हम पढ़ चुके। अब हमने एक बात जाननी है, हमने कहा था टैक्स ईयर होते हैं 3 टाइप्स के, एक रह गया हमारा, वो क्या है? ट्रांजिशनल टैक्स ईयर। पहले मैं केस समझाता हूं, फिर उसके बाद इसकी डेफिनेशन लिखेंगे क्योंकि ये केस पढ़ा है। बच्चे लेट्स सपोज 1 जुलाई 2020 से एक टैक्स ईयर शुरू हुआ और खत्म हो रहा है 30 जून 2021 पे। यहां तक बात क्लियर हो गया? अच्छा बच्चे, अब ये कौन सा टैक्स ईयर है, नॉर्मल या स्पेशल? नॉर्मल टैक्स ईयर। ये नॉर्मल टैक्स और एंड 30 जून 2021 पे हो रहा है। अब ये पर्सन कमिश्नर के पास गया और कमिश्नर से जाके परमिशन ले ली कि मेरा टैक्स ईयर अब से खत्म हुआ करे 30 सितंबर पे। तो उसने परमिशन किसकी ली? इसकी, कि मेरा टैक्स ईयर अब से किस डेट पे खत्म हुआ करे? 30 सितंबर। अच्छा अब देखें 30 सितंबर स्पेशल टैक्स ईयर तो पूरे 12 माह का होगा। अब वो 12 माह का क्या मतलब? ये शुरू होगा 1 अक्टूबर 2021 से, पूरा लिख देता हूं 2021 से, लेकिन खत्म कब होगा? 30 सितंबर 2022 पे खत्म होगा। अब ये कौन सा टैक्स ईयर है? स्पेशल। तो परमिशन किस टैक्स ईयर की ली है? स्पेशल टैक्स ईयर की परमिशन ले ली। अब आप मुझे एक बात बताइएगा, अगर हम नॉर्मल टैक्स ईयर से स्पेशल टैक्स ईयर में मूव कर रहे हैं, दरमियान में एक इन बिटवीन टाइम पीरियड नहीं आ गया? अब वो मुद्दत 12 माह की है या 12 माह से कम मुद्दत है? कम। तो ये है लेस देन 12 मंथ्स। कितने माह की मुद्दत है? 12 माह से कम मुद्दत, लेस देन 12 मंथ्स। लेस देन 12 मंथ्स, 12 माह से कम मुद्दत है। और बिटवीन टैक्स ईयर्स बन रहा है, इस पीरियड को हम बोलते हैं ट्रांजिशनल टैक्स ईयर। क्या कहलाएगा ये? ट्रांजिशनल टैक्स ईयर। The period from the day, एक ऐसा पीरियड जो किस से शुरू होगा? नेक्स्ट फॉलोइंग द टैक्स ईयर बिफोर चेंज। इतनी बात पहले समझनी है, फिर अगली बात की तरफ जाएंगे। आप लोगों ने तवज्जो जरा बोर्ड की तरफ करनी। नॉर्मल टैक्स ईयर ये पहले वाला टैक्स ईयर था, चेंज होने से पहले वाला। इसको मैं कह सकता हूं ये बिफोर चेंज टैक्स ईयर है, ऐसा ही है ना? बिफोर चेंज, चेंज होने से पहले वाला टैक्स ईयर है,
ऐसा ही है ना। अच्छा, ये टैक्स ईयर कब खत्म हुआ? यकम 30 जून। इससे अगला दिन क्या है? यकम जुलाई। तो ये कब से ट्रांजिशनल टैक्स ईयर शुरू हो जाएगा? यकम जुलाई 2021 से। तो इतनी बात समझिएगा। द पीरियड, एक ऐसी मुद्दत जो शुरू कब होने लगी है? फ्रॉम द डे नेक्स्ट फॉलोइंग, अगले दिन से। किसके अगले दिन से? कंप्लीट टैक्स ईयर के अगले दिन से। और वो कंप्लीट टैक्स ईयर कौन सा है? बिफोर चेंज, चेंज होने से पहले वाला टैक्स ईयर। बताएं, इतनी बात समझा पाए हो? द पीरियड फ्रॉम द डे नेक्स्ट फॉलोइंग द टैक्स ईयर बिफोर चेंज। यहां तक बच्चे बात क्लियर? अच्छा, अब नेक्स्ट, टू द डे बिफोर the start of the changed tax year। और खत्म कहां पे होगा? खत्म कहां पे होगा? एक दिन पहले खत्म हो जाएगा। किसके एक दिन पहले? चेंज टैक्स ईयर के शुरू होने से एक दिन पहले। अच्छा, आप देखें, चेंज टैक्स ईयर कब शुरू हो रहा है? यकम अक्टूबर को। तो ये खत्म कब होगा? ये खत्म हो जाएगा 30 सितंबर 2021 पर खत्म हो जाएगा। क्लियर हो गया? तो बच्चे क्या होगा? टू द डे बिफोर द स्टार्ट ऑफ द चेंज्ड टैक्स ईयर इज कॉल्ड, क्या बोलेंगे इसे? ट्रांजिशनल टैक्स ईयर। मुझे बताइएगा, ये बात मैं आपको समझा पाया हूं या नहीं समझा पाया हूं? बात क्लियर हो गई? अच्छा बच्चे, अब जरा थोड़ी सी मेरी हेल्प करनी है आप लोगों ने। यहां पे जरा मेंशन करवाना है, ये टैक्स ईयर कौन सा है? जरा टैक्स ईयर मुझे बताइएगा, ये कौन सा टैक्स ईयर है? 2021, ऐसा ही है। अच्छा, ट्रांजिशनल टैक्स ईयर कौन सा है? ये खत्म हो रहा है 30 सितंबर 2021 पे। इससे अगला 30 जून कब आएगा? 2022 में। तो ये टैक्स ईयर कौन सा बन गया? 2022। अच्छा, अब स्पेशल टैक्स ईयर के बारे में बताइएगा। शाबाश, देख लें, इससे अगला 30 जून कब आना है? 2000। कोई टैक्स ईयर मिस तो नहीं हुआ? तो बात समझ में आ गई ना। तो ये रूल जो बना हुआ है इनकम टैक्स का, ये बिल्कुल परफेक्ट बना हुआ है कि कोई भी टैक्स ईयर मिस नहीं होगा इस केस में। क्लियर हो गया? यहां तक कोई दिक्कत तो नहीं? अच्छा, अब ये एक बात याद रखनी है, अगर हम बात कर रहे थे नॉर्मल टैक्स ईयर की 12 माह, बात की स्पेशल टैक्स ईयर की 12 माह, लेकिन ट्रांजिशनल के केस में लेस देन 12 मंथ्स। ये 12 माह से ज्यादा की मुद्दत नहीं होगी कभी भी, ये हमेशा क्या होगी? 12 माह से कम मुद्दत होगी। ठीक हो गया जी? चले जी, ये हमारे टैक्स ईयर का टॉपिक मुकम्मल हो गया। अब हमने अगला टॉपिक शुरू करना है। यहां तक अगर किसी बच्चे को कोई कंफ्यूजन है, कोई बात मैं नहीं समझा पाया हूं, पूछ सकते हैं। ट्रांजिशनल का जी, ट्रांजिशनल का बताते हैं जी। ट्रांजिशनल को हमने समझना है। हमने कहा एक पर्सन यूज कर रहा था नॉर्मल टैक्स ईयर। कौन सा टैक्स ईयर यूज कर रहा है? नॉर्मल टैक्स ईयर। ये टैक्स ईयर यूज कर रहा है। वो कमिश्नर के पास गया और उससे जाके कहता है कमिश्नर से कि मेरा टैक्स ईयर चेंज कर दे। अब वो परमिशन किसकी ले रहा है? स्पेशल टैक्स ईयर। और स्पेशल टैक्स ईयर कितनी माह का होता है? 12 माह का। तो इसका मतलब परमिशन किसकी मांगी है? इस टैक्स ईयर की मांगी है। और ये होगा चेंज टैक्स ईयर, स्पेशल टैक्स ईयर। और चेंज होने से पहले वाला टैक्स ईयर कौन सा है? ये वाला बिफोर चेंज नॉर्मल टैक्स ईयर है। अच्छा, आप बिफोर चेंज टैक्स ईयर से चेंज टैक्स ईयर में जब जाते हैं, दरमियान के एक मुद्दत है, एक पीरियड है, एक दुरानिया है, जो बिटवीन बिफोर एंड आफ्टर चेंज टैक्स ईयर की मुद्दत होगी। उस पीरियड को हम कहते हैं ट्रांजिशनल टैक्स ईयर। जो शुरू कब होगा? चेंज होने वाले टैक्स ईयर से। ये जो चेंज होने वाला टैक्स ईयर है,
बिफोर चेंज वाला टैक्स ईयर उससे अगले दिन शुरू होगा और चेंज्ड टैक्स ईयर से एक दिन पहले खत्म हो जाएगा, उस मुद्दत को हम बोलेंगे ट्रांजिशनल टैक्स ईयर। क्लियर हो गया? बिफोर चेंज से अगले दिन शुरू होगा और चेंज टैक्स ईयर से एक दिन पहले खत्म हो जाएगा, एंड हो जाएगा, ऐसे टैक्स ईयर को, ऐसी मुद्दत को ट्रांजिशनल टैक्स ईयर कहते हैं। ठीक हो गया जी? चलो जी, जज़ाकुमुल्लाह खैर। और किसी को कोई कंफ्यूजन? जैन साहब बातें क्लियर हो गई हैं? हाँ, इसके अलावा ना भी पूछे, इससे रिलेटेड ही पूछे, ठीक है? अलावा हम जैसे जैसे पढ़ते चले जाएंगे ना, कंफ्यूजन दूर होती चली जाएगी, क्योंकि अभी तो टैक्स शुरू किया तो बहुत सारे सवाल आपके माइंड में होंगे। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अच्छा बच्चे, अब जो मैं टॉपिक शुरू करवाने वाला हूं, इस टॉपिक का पहले करक्स पढ़ ले, समझ ले, फिर हम टॉपिक शुरू करते हैं। करक्स क्या? हमने सबसे पहले बात ये जानी कि पर्सन की इनकम पे इंपोज होना है। क्या इंपोज हो जाना है? टैक्स। उस टैक्स को हम क्या बोलेंगे? इनकम टैक्स। अब इस पर्सन की इनकम दो तरह से हो सकती है। एक कहलाती है पाकिस्तान सोर्स इनकम। फर्स्ट वन क्या है? पाकिस्तान सोर्स इनकम। एंड सेकेंड वन क्या है बच्चे? फॉरेन सोर्स इनकम। तो कितनी सोर्सेज ऑफ इनकम हुई? जियोग्राफिकली दो तरह, एक है फॉरेन सोर्स इनकम और सेकेंड वन पाकिस्तान सोर्स इनकम। अब सवाल ये है, किस इनकम पे टैक्स होगा? पाकिस्तान सोर्स इनकम पे या फॉरेन सोर्स इनकम पे या दोनों पे? डिपेंड करता है। अब बात समझनी है, किस पे डिपेंड कर। अब डिपेंड किस पे करता है? किसी ना किसी एक कंडीशन पे डिपेंड करता है। हमें उसके लिए इस पर्सन के रेजिडेंशियल स्टेटस का पता होना चाहिए। इसके रेजिडेंशियल स्टेटस पे डिपेंड करती है। लॉजिक क्लियर हो गई? अब अगर हम कहते हैं कि इस पर्सन की पाकिस्तान सोर्स इनकम भी टैक्सेबल है, फॉरेन सोर्स भी इनकम टैक्सेबल है, तो भाई किस बेस पे कह रहे हैं? रेजिडेंशियल स्टेटस। या सिर्फ पाकिस्तान सोर्स इनकम टैक्सेबल है, फॉरेन नहीं है, तब भी हम किस बेस पे कह रहे हैं? रेजिडेंशियल स्टेटस। तो हमने ये फैसला करना है कि इसकी पाकिस्तान सोर्स इनकम टैक्सेबल है या दोनों सोर्सेज ऑफ इनकम टैक्सेबल है, पाकिस्तान भी फॉरेन सोर्स भी। ये डिपेंड किस पे करेगा? रेजिडेंशियल स्टेटस के ऊपर। क्लियर होगी बच्चे बात? अब कॉन्सेप्ट समझ में आया? ये क्वेश्चन है, अभी हमने पढ़ा, हमने ये क्वेश्चन समझा कि भाई हमें ये जानना है सबसे पहले कि इस पर्सन का रेजिडेंशियल स्टेटस क्या है। अगर मैं आपसे पूछूं रेजिडेंशियल स्टेटस क्यों हम जानते, तो आप कहेंगे ये जानने के लिए ताकि हमें ये पता चल सके कि इस पर्सन की किस इनकम पे टैक्स इंपोज होना है और किस इनकम पे टैक्स इंपोज नहीं होना। इसके लिए हमें इसके रेजिडेंशियल स्टेटस का पता होना चाहिए। मैंने कहा जी चलें, लेट्स सपोज मैं कहता हूं आपके सामने एक एग्जांपल डिस्कस करता हूं जी, आप जरा मुझे जवाब बताइएगा। लेट्स सपोज पर्सन, हमने कहा पर्सन का स्टेटस दो तरह का हो सकता है, या होगा रेजिडेंट या क्या होगा? यही हो सकता है ना। फर्स्ट वन क्या होगा बच्चे? रेजिडेंट। सेकंड वन बच्चे क्या है? नॉन रेजिडेंट। या पर्सन रेजिडेंट है या पर्सन क्या है बच्चे? नॉन रेजिडेंट, रेजिडेंट नहीं है। ये दो बातें हो सकती हैं। अच्छा बच्चे, अगर तो रेजिडेंट हुआ तो इसकी दोनों सोर्सेज ऑफ इनकम टैक्सेबल होंगी पाकिस्तान में। कौन कौन सी? पाकिस्तान सोर्स इनकम भी टैक्सेबल होगी और दूसरे नंबर पे
फॉरेन सोर्स इनकम भी टैक्सेबल होगी। तो क्या हुआ, पाकिस्तान सोर्स इनकम और फॉरेन सोर्स इनकम, याद रखना है इसको। इसको मैं अगर सिंप्लीफाई करूं तो इसको हम कहते हैं वर्ल्ड वाइड इनकम। दुनिया में कहीं भी कमा लिया, पाकिस्तान में आपको क्या पे करना पड़ेगा, टैक्स देना पड़ेगा। इसको वर्ल्ड ओवर इनकम भी कहते हैं। दुनिया में किसी भी जगह पे आपने कमाया, देखिए पाकिस्तान के रिसोर्सेज को इस्तेमाल करते हुए कमाया, पाकिस्तान सोर्स इनकम। इसके अलावा किसी भी कंट्री में किसी भी जगह पे आपने अर्निंग की तो वो कौन सी इनकम होगी। तो इसका मतलब है कि पाकिस्तान के अलावा कोई भी कंट्री फॉरेन सोर्स। तो आपको दोनों पे अगर टैक्स पे करना, तो दुनिया में किसी भी खत्ते में किसी भी जगह से आप अर्निंग करें तो आपको टैक्स पे करना पड़ेगा। तो हम इसे क्या बोल देंगे, वर्ल्ड वाइड या वर्ल्ड ओवर इनकम पे। यहां तक कोई दिक्कत तो नहीं है, वर्ल्ड ओवर इनकम। अच्छा, अगर तो नॉन रेजिडेंट है तो फिर भाई साहब सिर्फ और सिर्फ किस पे, शाबाश, एक्सीलेंट, फिर सिर्फ पाकिस्तान सोर्स इनकम। अगर तो नॉन रेजिडेंट है तो फिर सिर्फ किस इनकम पे टैक्स पे करना होगा, पाकिस्तान सोर्स। फिर फॉरेन सोर्स इनकम पे आपको टैक्स नहीं अदा करना। यहां तक कोई दिक्कत। अब हमने दो कॉन्सेप्ट पढ़ने हैं यहां। कितने कॉन्सेप्ट्स पढ़ने हैं, वो आपने सोचना है, प्लान बनाओ यहां से क्या दो कॉन्सेप्ट्स बन सकते हैं, हमें क्या पता होना चाहिए। पहली बात, पर्सन रेजिडेंशियल स्टेटस के बारे में जानना है कि कब ये रेजिडेंट होगा और कब नॉन रेजिडेंट होगा। और दूसरी बात, क्या कोई ऐसी सिचुएशन है जिसमें फॉरेन सोर्स इनकम रेजिडेंट की एग्जम्प्ट हो जाए। तो कितनी दो बातें पढ़नी है। एक तो रेजिडेंशियल स्टेटस का पता कब चलेगा कि ये पर्सन रेजिडेंट है या नहीं है। दूसरी चीज, क्या ऐसी पॉसिबिलिटी है रेजिडेंट भी हो फिर भी फॉरेन सोर्स इनकम एग्जम्प्ट हो। तो ये दो सिचुएशंस अब हमने अच्छे तरीके से पढ़नी, और ये एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन आता है इससे। ठीक हो गया जी, स्टार्ट करें। यहां तक किसी का कोई सवाल, स्टार्ट करते हैं जी। अच्छा जी, जैन साहब से बात को शुरू करते हैं जी। जैन साहब, पर्सन, गवर्नमेंट को निकाल दें, पर्सन कितनी तरह के होते हैं, शाबाश, 3 तरह के। गवर्नमेंट को हमने निकाल दिया, हमने कहा फर्स्ट, क्योंकि गवर्नमेंट पाकिस्तान की गवर्नमेंट पाकिस्तान में ही रहनी है, कोई दाएं बाएं कोई आगे पीछे तो होनी ही नहीं है, उसके बारे में छोड़ दें, वो तो रेजिडेंट ही है। तो हमने यहां पे जैसे अभी बोला जैन साहब ने, इंडिविजुअल। दूसरा केस क्या होगा, शाबाश, एक्सीलेंट। थर्ड वन, कंपनी। अब हम 1 बाय 1 एक एक का रेजिडेंशियल स्टेटस पढ़ते चले जाएंगे। गवर्नमेंट को भी तो आती है फॉरेन सोर्स इनकम। क्या, गवर्नमेंट को भी तो आती है। फॉर एग्जांपल, गवर्नमेंट इनकम अर्निंग के लिए होती है। गवर्नमेंट बैरून मुमालिक में जाके, यूके में जाके टैक्स इंपोज करेगी। नहीं ना, वो इधर रह के महा इंटीरियर मिनिस्ट्री को बैरून मुमालिक से पाकिस्तान में आना चाह रहा है, भाई हमारे मुल्क में आना चाहते हो, थोड़ा सा हमें भी पैसे दो, वीजा चार्जेस पे करो। आप लोग भी तो इंपोज करते हो, लेकिन वो कुछ और चीजें फॉरेन सोर्स में नहीं लेके जाएंगे उसे, ठीक है ना। तो वो कुछ चीजें मैटर करती हैं। आप हमारे मुल्क में आएंगे, हमें आपके लिए कुछ एक्सपेंडिचर्स भी इंकर करने पड़ सकते हैं, और ये वो बहुत चीजें होती हैं। तो हम कहते हैं भैया हमारे मुल्क में आने के लिए एक राइट है, आपको पे करना पड़ेगा वीजा चार्ज, उसके बाद आप आ सकते हैं, परमिशन ग्रांटेड, आपको वीजा की स्टैंप लगा दी गई, आप आए, और जितने पीरियड का स्टे है उतने पीरियड के अंदर अंदर आपने यहां से वापस भी चले जाना है, ओवरस्टेट नहीं होना। फिर हो सकता है हमें आपको मजबूरन धक्के दे के निकालना पड़े, उसे कहते हैं डिपोर्ट कर देना। धक्के दे के निकालना ना, डिपोर्ट कर देना, आपने सुना होगा ये वर्ड, बहुत ही कॉमन है। या तो किसी दूसरे कंट्री में जाके आप क्या कर दें, उनके लॉ की वायलेशन कर डालें,
तो वो देन आपको डिपोर्ट कर देते हैं। या आप ओवरस्टेड हो गए, आपने राइट लिया था 15 डेज का, 20 डेज का, 30 डेज का, आप उतने पीरियड में वापस नहीं गए, आप वहीं पे रुक गए हो और आपने बताया भी नहीं, फर्दर परमिशन भी नहीं ली, तो देन आपको ये कहते हैं। बहरहाल ये हमारा टॉपिक नहीं है, हम जो डिस्कशन करना चाह रहे हैं टेक्स्ट में वन बाय वन एक एक करके सबको पढ़ेंगे। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं इंडिविजुअल से, बात शुरू करें जी अपनी। रेजिडेंशियल स्टेटस ऑफ एन इंडिविजुअल। जी बच्चे, इसमें 3 केसेस हैं। सबसे पहली बार गवर्नमेंट एम्प्लॉय, गवर्नमेंट कौन सी? फेडरल और प्रोविंशियल गवर्नमेंट। posted abroad would be considered as resident इर्रिस्पेक्टिव। ये बात आपको जान लेनी है, बस ये वर्ड हम समझेंगे सेकंड पॉइंट से। इर्रिस्पेक्टिव ऑफ हिज फिजिकल स्टे इन पाकिस्तान। तो बात क्या है? गवर्नमेंट एम्प्लॉय पोस्टेड अब्रॉड वुड बी कंसीडर्ड एज रेजिडेंट इर्रिस्पेक्टिव ऑफ हिज फिजिकल स्टे इन पाकिस्तान। अच्छा, आपने मोमेंट देखा होगा फेडरल गवर्नमेंट, जैसे मैं आपको एक सिंपल सी एग्जांपल दे देता हूं। पाकिस्तान का एक एम्बेसडर बैरून मुमालिक में बैठा हुआ है, जैसे यूके में मौजूद है, सऊदी अरेबिया में मौजूद है, यूएसए में मौजूद है। अब वो वहां पे मौजूद है किसका एम्प्लॉय? पाकिस्तान की गवर्नमेंट का, लेकिन उसकी पोस्टिंग बैरून मुमालिक में, डेपुटेशन कहां पे हुई है? बैरून मुमालिक में। अब वो पाकिस्तान में एक दिन भी नहीं आया, हमने देखना ही नहीं है, हमने सिर्फ ये देखना है वो किसका मुलाजिम है? पाकिस्तान की गवर्नमेंट का मुलाजिम है, और वो वहां पे बैठ के ऑफिशियल ड्यूटी परफॉर्म कर रहा है। पाकिस्तान में आया नहीं आया, वो पर्सन क्या कहलाएगा? रेजिडेंट कहलाएगा, बगैर किसी कंडीशन के। इस पे कोई कंडीशन अप्लाई नहीं। बात क्लियर हो गई? ये पर्सन जो गवर्नमेंट का एम्प्लॉय होगा वो क्या कहलाएगा? रेजिडेंट इर्रिस्पेक्टिव ऑफ हिज फिजिकल स्टे इन पाकिस्तान। ठीक है जी, यहां तक कोई दिक्कत? लेट्स सपोज पास पेपर में सवाल आया होगा, उसने कहा है कि इंडिविजुअल जो कि आई थिंक सो सिंध की गवर्नमेंट का मुलाजिम है, उसकी जेनीवा मिशन में पोस्टिंग हो गई है। बताएं ये पर्सन रेजिडेंट है या नॉन रेजिडेंट? रेजिडेंट। अब इसका जवाब लिखने का तरीका क्या है? ये टेक्स्ट ट्रीटमेंट के सवाल आते हैं इसमें से। फिर वही 3 स्टेप। पहले नंबर पे आपने प्रोविजन, सेकंड वन पे रिलेशन और थर्ड वन पे डिसीजन। क्लियर हो गया? कैसे बताएंगे? सबसे पहले बोलेंगे एज पर इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस, इफ द इंडिविजुअल इज एन एम्प्लॉय ऑफ द गवर्नमेंट देन ही वुड बी अ रेजिडेंट पर्सन। ये बात क्लियर हो गई? इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस 2001 के मुताबिक अगर कोई गवर्नमेंट का मुलाजिम है
और उसकी बैरूने मुमालिक में पोस्टिंग हो गई, वो रेजिडेंट होगा। इन द गिवन सिचुएशन मिस्टर फुला पोस्टेड अब्रॉड एंड इज अ गवर्नमेंट एम्प्लॉय, देयरफॉर ही इज कंसीडर्ड एज रेजिडेंट। डिसीजन दे दिया आपने, तो 3 स्टेप पूरे कर दीजिएगा, अब से गलती नहीं होगी। तो पहली बात क्लियर हो गई। An individual who is present in Pakistan एक ऐसा इंडिविजुअल जो पाकिस्तान में मौजूद रहा, अब कितने दिनों के लिए? फॉर 183 डेज। कितने दिनों के लिए? और मोर या इससे ज्यादा दिनों के लिए। तो कम से कम कितने दिन है? अगर 182 डेज हुए तो नॉन रेजिडेंट, याद रखना, अगर 182 डेज हुए तो, लेकिन कम से कम कितने दिन है? 183 डेज। तो अब ये सेंटेंस देखिएगा, अभी मैं इसको कंप्लीट करता हूं। एन इंडिविजुअल हुज फिजिकल स्टे इन पाकिस्तान, ये भी वर्ड लिखा जा सकता है, या हु इज प्रेजेंट इन पाकिस्तान फॉर 183 डेज और मोर इन a tax year in aggregate, ये 2 बातें लिख दी मैंने। An individual whose physical stay in Pakistan is 183 days or more in a tax year in aggregate। क्या मतलब है इसका? इसका मतलब ये है कि अगर किसी इंडिविजुअल का स्टे पाकिस्तान में, यहां पे क्या वर्ड बोल रहा हूं मैं? फिजिकल स्टे। याद रखना क्या वर्ड बोल रहा हूं? फिजिकल स्टे। पाकिस्तान में कम से कम कितने दिन का हो? 183 डेज का या उससे ज्यादा का हो। और ये याद रखना, ये एक टैक्स ईयर में आपने काउंट करना है, ये ना हो 2 टैक्स ईयर्स के टोटल दिन मिला के 183 डेज काउंट कर बैठे। ये एक ही टैक्स ईयर के कितने दिन होने चाहिए? 183 डेज। तो इसका मतलब अगली बात क्या है? इन एग्रीगेट का मतलब है ये कंसेक्टिव डेज होना जरूरी नहीं है। हो सकता है वो पहले 10 दिन रहा, फिर पाकिस्तान से बाहर चला गया, फिर आया, फिर 20-25 दिन का स्टे किया, फिर पाकिस्तान से बाहर चला गया, फिर आया, 20-25 दिन दोबारा रहा। तो इसका मतलब इन एग्रीगेट का क्या मतलब हुआ? ये टोटल मजमूई तौर पे 183 डेज बनने चाहिए, लेकिन ये जरूरी नहीं है, ये कंडीशन नहीं है कि वो क्यूमुलेटिव इन एग्रीगेट जो हो वो कंसेक्टिव हो। नहीं, वो कंसेक्टिव वाली कंडीशन नहीं है। समझ आ गई बात? तो क्या बोला हमने? एक ऐसा इंडिविजुअल जिसका पाकिस्तान में स्टे 183 डेज का है और वो पूरे टैक्स ईयर के अंदर होना चाहिए, 2 टैक्स ईयर की बात नहीं कर रहा, और वो इन एग्रीगेट मतलब कंबाइन कंसेक्टिव होना जरूरी नहीं है, टोटल मजमूई तौर पे 183 डेज का बनना जरूरी है। यहां तक बच्चे बात क्लियर हो गई? कोई दिक्कत तो नहीं है यहां तक? कोई सवाल पूछना चाहते हो? अच्छा, अब प्रॉब्लम ये है, इससे आगे मुझे बहुत सारी एग्जांपल्स और एक रूल पढ़ाना, तो इससे आगे हम कंटिन्यू नहीं कर सकेंगे। अब एग्जांपल्स और रूल के लिए हम कल इसी से आगे कंटिन्यू करेंगे। क्या मतलब? हम ये जानना चाहते हैं कि अगर एक पर्सन एक ही टैक्स ईयर के अंदर पूरा कंसेक्टिव रहा, फिर कंसेक्टिव नहीं रहा, फिर एक टैक्स ईयर में आया, दूसरे टैक्स ईयर में वापस चला गया, तो मैं उसके कुछ डिफरेंट सिचुएशंस बना के आपके साथ एग्जाम्पल में और पास पेपर के कुछ केसेस डिस्कस करके फिर अगला केस डिस्कस करूंगा इंशाल्लाह। ठीक हो गया? तो ये 2 बातें याद कर लेंगे और इसका रूल भी हमने डिस्कस करना। रूल क्या है वो भी मैं लॉजिक बता देता हूं, फिर कल पढ़ेंगे। लेट्स सपोज साकिब साहब, अगर एक पर्सन पाकिस्तान में आया
जिस दिन वो पाकिस्तान में आया उस दिन को बोलते हैं डे ऑफ अराइवल। जिस दिन वो पाकिस्तान से बाहर जाएगा उसे बोलेंगे डे ऑफ डिपार्चर। क्या डे ऑफ अराइवल और डे ऑफ डिपार्चर अली हसन साहब दोनों काउंट, अली हमजा सॉरी, काउंट होंगे या नहीं होंगे? रूल बताएगा काउंट होंगे या नहीं होंगे। वैसे रूल ने कहा होंगे काउंट। उसने कहा पार्ट ऑफ अ डे विल बी कंसीडर्ड एज अ फुल डे। दिन का कुछ हिस्सा ही क्यों ना रहा हो, वो पूरा दिन कंसीडर किया जाएगा। और उसमें कौन कौन से दिन होंगे? उसने अभी दो मैंने आपके सामने एग्जांपल ली, इसके अलावा भी है, स्ट्राइक की बात करेगा, पब्लिक हॉलीडे की बात करेगा, गजेटेड हॉलीडे की बात करेगा, इसके अलावा छुट्टियां गुजारने की। पाकिस्तान में आए, बीमार पड़ गए, सिक लीव हो गई, वो दिन भी काउंट होंगे। तो वो रूल में ये सब बातें मौजूद हैं, वो इंशाल्लाह रूल पढ़ेंगे और फिर उसके बाद हम कुछ इसके केस स्टडीज सॉल्व करने के बाद फिर इसके बाद थर्ड कंडीशन पढ़ेंगे। इसमें 3 उसूल मौजूद है। बात क्लियर है यहां तक? चले जी बच्चे, कोई सवाल तो नहीं पूछना? सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिक अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक।